रिकॉर्डिंग। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक है जी सीएनए का, तो सीएनए चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 7, ठीक है जी। और उसका जो नाम है जी वो है जी एसेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है जी। ये स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्लास है? सीएनए की क्लास है। उसका जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर का नाम है जी एसेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है जी। तो उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है जी इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है जी। ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, या ये वाला चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो इसमें पहला है कि व्हाट इज इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, कॉज क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है जी। तो इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन इज द, अगर कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी को अटैक करता है, क्या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर होता है, एंटर होकर उसको हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अटैक करता है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम क्या हो जाते हैं, इल हो जाते हैं, इलनेस कराएगा या सिकनेस कराएगा। तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। सो हाउ विल यू डिफाइन द इन्फेक्शन? इन्फेक्शन मीन व्हेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर एंड अटैक्स द ह्यूमन बॉडी एंड कॉज द इलनेस और सिकनेस, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन क्या हो गया? इन्फेक्शन when any living microorganisms enter and attack the human body and results into the illness or the sickness, that is called infection, ठीक है जी। तो अब अगला जो स्टेप है इन्फेक्शन का, ये व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है जी। तो पहला हमने क्या पढ़ा? इन्फेक्शन। दूसरा इसके बाद पढ़ते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज फॉर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन होने के दो सोर्सेज होते हैं, या तो एक होगा एंडोजिनस, सोर्स, दूसरा होगा एक्सोजिनस, एक्सोजिनस सोर्स। एंडोजिनस सोर्स ये होता है कि जो इंसान खुद होता है, यानी होस्ट हिमसेल्फ, जो होस्ट होता है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग है या इंसान है, ह्यूमन होस्ट हिमसेल्फ या हर सेल्फ खुद को क्या करा सकता है, उस पैथोजन को उस इंसान के अंदर मौजूद होता है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको इलनेस हो जाएगी। इस तरह अगर इलनेस होती है, मतलब ये हो कि जो होस्ट है वो कौन हो सकता है, इंसान हो सकता है, हिमसेल्फ या हर सेल्फ, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, उसको इलनेस करा सकते हैं। तो इस तरह का जो सोर्स होता है उसे कहते हैं एंडोजिनस सोर्स, ठीक है जी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। ये है जी हमारी जीआईटी, ठीक है जी। हमारी जीआईटी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर दो तरह के मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो रेड वाले हैं ये हार्मफुल है और जो ब्लैक वाले हैं ये बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पैथोजन रह रहे हैं। उसमें जो ब्लैक वाले हैं वो क्या है, बेनिफिशियल है, और जो रेड वाले हैं वो क्या हमारे हार्मफुल है। तो जैसे हमारे फूड आती है, मतलब जैसे हम कुछ खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोस्टली न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं ज्यादा, जो ब्लैक वाले हैं, ठीक है जी। और ये वाले क्या करते हैं, न्यूट्रिशन कम लेते हैं। तो इस वजह से जो बेनिफिशियल होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द हार्मफुल, ठीक है जी। और इससे हम क्या बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हो सकते हैं हमारी जीआईटी के अंदर फोलेट पैदा करते हैं,
जो हमें मिल जाता है। अच्छा, इसी तरह ये हमें क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाके कुछ विटामिन को बनाते हैं, ये बेनिफिशियल हो। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई रैंडम, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये कौन से हैं, ये हार्मफुल है। जब इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो फिर ये क्या करा जाएंगे, ये हमारे अंदर उसी बंदे के अंदर जिसके अंदर ये रह रहे थे वहां जाके क्या करेंगे, इलनेस करेंगे या सिकनेस करेंगे। तो उसी के जिसके अंदर रह रहे थे अपने होस्ट के अंदर, उसी को जाके क्या कर देंगे, इल कर देंगे या सिक कर देंगे। तो इस तरह का जो सोर्स है उसको कहते हैं एंडोजिनस। इसकी एक मिसाल दे देते हैं, कौन से सोर्स है जो एंडोजिनस इंफेक्शन करते हैं। देखिए ये हमारे अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस माइटस। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस माइटस कहाँ रहता है, ये मोस्टली रहता है ओरल कैविटी में। कहाँ रहता है, ओरल कैविटी, मुंह के अंदर रहता है। ठीक है जी, तो कुछ हुआ, किसी बंदे ने क्या किया, किसी बंदे की टूथ करप्शन हुई, दांत उसका निकला, और उस रास्ते में तो ये चला जाएगा ब्लड में। ये जो है ना बैक्टीरिया, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस माइटस, ये हमारे ओरल कैविटी में रहता है, मुंह के अंदर रहता है। मुंह से किसी बंदे ने अपना दांत निकलवाया तो करप्शन करे, तो वो वहां से क्या चलेगा, उस रास्ते के थ्रू ब्लड में जाएगा और ब्लड से ही चला जाएगा हार्ट में। ठीक है ना, और हार्ट के जो वाल्व्स हैं उनको डैमेज कर देगा। इट विल डैमेज द मेटल वाल्व, ट्राइकिस्पिड वाल्व एंड, और क्या करेगा, बीमारी कराएगा, उसको क्या कहते हैं, वल्वुलर हार्ट डिजीज। इवन ये जाके ना क्या करेगा, जो एंडोकार्डियम है, दिल की अंदरूनी दीवार है एंडोकार्डियम, इसको भी क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। इसी वजह से क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्या करेगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी जो एंडोकार्डियम है उसकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इन्फेक्शन की वजह से। देखिए जी, तो ये एंडोजिनस है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रेप्टोकोकस माइटस ऑलरेडी होस्ट के अंदर है ओरल कैविटी में, तो इसको मौका मिला टूथ करप्शन से ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुंच गया, हार्ट में, और वहां जाके हार्ट के वाल्व्स हैं उसको डैमेज करता है, और वहां जाके एंडोकार्डियम उसको क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करता है। एक और बैक्टीरिया की मिसाल लेते हैं जी, वो है स्ट्रेप्टोकोकस फेशियालिस। स्ट्रेप्टोकोकस फेशियालिस, और इसका आजकल नाम है जी एंटेरोकोकस, एंटेरोकोकस फेशियालिस। पहले इसका पुराना नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस फेशियालिस, और इसका नया नाम है जी एंटेरोकोकस फेशियालिस। ठीक है जी, ये कहाँ रहता है, जैसे ये ओरल कैविटी में रहता है, तो ये रहता है हमारी जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नार्मली रह रहा होता है होस्ट के अंदर। ठीक है जी, और ये क्या होता है, जब ये ब्लड के अंदर जाता है तो ये जाके एक तो हार्ट को डैमेज कर देता है, और ये रहता है जी यूरोजेनेटिक ट्रैक्ट में, मतलब हमारे जो जेनेटिक ट्रैक्ट है वहाँ रहता है, और वहाँ जाके मोस्टली विमेन के अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या करता है, ये यूटीआई कर देता है, क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है जी, तो इसकी वजह से देखो एंडोजिनस मतलब है कि इन्फेक्शन का जो एक सोर्स है वो है एंडोजिनस, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं और जाके इलनेस कराते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस माइटस जो ऑलरेडी ओरल कैविटी में रह रहा था, टूथ करप्शन हुई, ब्लड के थ्रू दिल तक गया, वहाँ के बाद जो है दिल के उनको डैमेज किया, और उससे क्या हुआ, एंडोकार्डाइटिस भी हो गया। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस फेशियालिस, जिसका आजकल नाम है एंटेरोकोकस फेशियालिस, ये नाम ले रहा है तुम्हारे कोलॉन के अंदर, स्पेशली जीआईटी का पार्ट है, या फिर जेनिटल ट्रैक्ट में रह रहा होता है। तो जब वो ब्लड में जाएगा तो एक तो वो क्या करेगा, एंडोकार्डाइटिस भी करा सकता है, और दूसरा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करा सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है, एजेंट्स है, मतलब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ से स्प्रेड हुए, वो जो स्प्रेड हुए होस्ट के अंदर से। ठीक है, जो जिसके अंदर वो रह रहे थे वहां से स्प्रेड हुए और वहां जाके इलनेस करा दी। इस तरह के इन्फेक्शन को कहते हैं एंडोजिनस। ठीक है, उसी के अंदर रह रहे थे और उसी बंदे के अंदर क्या करा दिया, इन्फेक्शन करा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सोजिनस।
मतलब है कि जो कॉजेटिव एजेंट है मीन टू से कि जो दूसरा पॉइंट क्या है एक्सोजिनस। एक्सोजिनस कॉज ऑफ इन्फेक्शन या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टिव एजेंट्स जो इन्फेक्शन कराते हैं वो होस्ट के अंदर नहीं रह रहे होते, वो कहाँ से आते हैं? या तो ह्यूमन से, एक ह्यूमन से एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा या तो एनिमल से इंसानों में स्प्रेड हो सकते हैं या सॉइल से इंसानों में स्प्रेड हो सकते हैं। तो मतलब ये क्या हो, एक्सोजिनस इसका जो सोर्स है बाहर है, प्योर है। सेकंड पार्टी है, मतलब एक इंसान है जिसको अल्लाह ना करे कोई बीमारी है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक ह्यूमन बॉडी है, इसको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है जी। ये क्या इन्फेक्टेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन इसको देखने गया या इसको पता करने गया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ से इसको स्प्रेड हो गए फैल गए और जाके इसको क्या कर दिया, इल कर दिया, तो ये क्या है एक्सोजिनस, ठीक है। इसी तरह एक एनिमल को जैसे कोई बीमारी होती है तो वहां से क्या हो सकता है, एक ह्यूमन नॉर्मल इंसान को स्प्रेड हो सकती है, तो ये एक्सोजिनस है। इसी तरह जो छोटे बच्चे इसमें मिट्टी में खेलते हैं तो उनको क्या हो सकता है, वहां से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये सारे क्या एक्सोजिनस सोर्स है, क्या है ये एक्सोजिनस सोर्सेस है। एक और बात, समटाइम ऐसे होता है कि एक पर्सन है उसको इन्फेक्शन होता है, मतलब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, पर्सन ए में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसमें बीमारी नहीं है, इलनेस नहीं है। इसका मतलब है कि ये बंदा कैरियर है, उसका क्या कैरियर है। लेकिन अगर इसी बंदे यही बंदा ए ब्लड डोनेट करता है पर्सन बी को, कुछ चीज डोनेट कर देता है या वैसे, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पॉजिटिव एजेंट है वो बी को क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो बंदा कैरियर था इसने अपना कुछ दिया, ब्लड डोनेट किया, तो उसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन था बी को क्या हो गया, इल हो गया या सिक हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, कैरियर कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन, कैरियर कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन। तो इसका मतलब है इन्फेक्शन उसके दो सोर्स है, एंडोजिनस और एक्सोजिनस सोर्स, ठीक है जी। ये हमने डिटेल से पढ़ा। अब आ जाते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। ये तो अपने सोर्स है। आगे आ जाते हैं कि इन्फेक्शन के काजेस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। हमारे पास मेन टॉपिक है इन्फेक्शन, उसके बाद नंबर 1, उसके हमने क्या पढ़े, नंबर 1 सोर्सेस। अब आप दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं, काजेस। इन्फेक्शन के काजेस कौन कौन से होते हैं, क्या काज होता है इन्फेक्शन कराने का, ठीक है जी। तो इन्फेक्शन कराने का काज है जी डिक्रीज इम्यूनिटी। अगर इंसान के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। अगर वो डिफेंस सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, वो क्या हो जाए, किसी वजह से क्या हो जाए, कम हो जाए, और हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पॉजिटिव एजेंट है जो इन्फेक्शन करता है उसके स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कौन कौन से काजेज हैं जो इम्यूनिटी को कम करते हैं, मतलब ऑल दोज काजेज दैट डिक्रीज ऑफ इम्यूनिटी कैन कॉज द इन्फेक्शन। वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसका मतलब है वो सब काजेज जो इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, कम करते हैं, वो सब के सब क्या है, इन्फेक्शन के स्प्रेड के भी कॉज हो सकते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं कि कौन कौन से काजेज हैं जो हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, और उस वजह से इन्फेक्शन आगे स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे मतलब 1 बाय 1 देखते हैं। पहले नंबर पे हम जाते हैं ट्रॉमा, ठीक है जी। इंजरी हो गई, कोई इलनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, और अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई इंजरी है, किसी को कोई इलनेस है, तो उसकी वजह से जो उसकी जो कौन सी होती है, प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हीलिंग प्रोटीन, वो कम बनेगी। हीलिंग प्रोटीन जब कम बनेगी
डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, कम होगी। इम्यूनिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड हो सकती है। तो ये भी एक खास है, कौन सा, ट्रॉमा। जैसे हम कह सकते हैं खासता किसी को बाल में सूझ जाए, बाल में सूझ गए तो इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड करेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाएगा। इसी तरह अगर इंजरी है और उस वजह से कोई बोन बंदे को क्या होगी, एक्सपोज हो गई, क्या होगी, बोन एक्सपोज हो गई, और उसकी वजह से जो हीलिंग प्रोटीन है वो कम बनेगी, और उस बंदे के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम होता जाएगा, और इस डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, और उस पर जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी तरह बोन कोई फ्रैक्चर हो गई है, इसी तरह क्या हो गया, उसको लेसरेशन मतलब कि कट आ गया, बार्न हो गया, बोन एक्सपोज हो गई। अच्छा, इसी तरह उसको क्या हो गई, लेसरेशन हो गई। लेसरेशन का मतलब होता है कट आ जाना, कट सा आ जाए जिसके ऊपर, ठीक है ना। तो स्टैबिंग हो जाएगी, मतलब उसको क्या हो जाए, जख्म, मतलब गहरे जख्म हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हीलिंग प्रोटीन कम बनेगी, इम्यूनिटी कम होगी, डिफेंस मैकेनिज्म कम होगा, और उससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। तो पहला क्लास क्या हो, ट्रॉमा मतलब इंजरी या इलनेस, और उसमें कौन सा हो सकते हैं, बर्न्स, लेसरेशन, फ्रैक्चर, बोन एक्सपोज, ये चीजें हो सकती है जो ला सकते हैं ट्रॉमा। अच्छा जी, आगे आ जाता है नेक्स्ट दूसरा क्लास ट्रॉमा के अलावा, वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। दूसरा क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब एक ऐसा बंदा है जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसको ऑलरेडी मतलब पहले से कोई बीमारी है, ठीक है ना, उसको प्री मतलब पहले, तो उसकी क्या हेल्थ भी क्या है, पुअर हेल्थ है, बंदे की हेल्थ क्या है, पुअर हेल्थ है, और उस पुअर हेल्थ की वजह से उसको क्या, एक डिजीज बार बार कोई डिजीज हो रही है, डिजीज क्या हो रही है, रिकरेंस हो रही है, बार बार हो रही है। इसके मतलब उसकी जो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, जब इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है तो उसको एक डिजीज बार बार हो रही है, तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी और कम होती जाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म और कम होता जाएगा, और उसको क्या हो जाएगी, डेफिनेटली उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये प्री एग्जिस्टिंग, प्री मतलब पहले से कोई बीमारी है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को पहले बीमारी है, कैंसर वगैरह है, ठीक है, या टीबी वगैरह है, तो उसकी इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म और कम होता जाएगा, तो उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी ऐसे पैथोजन जो हमारी बॉडी में रह रहे हैं, अब मैं आपको कहता हूँ, खुदा ना खास्ता किसी को एड्स हो गया, ठीक है जी, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कम होगी, डेफिनेटली कम होगी, तो उस बंदे के अंदर क्या रहता है, क्या कौन से बैक्टीरिया रह रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया उसके अंदर ऑलरेडी हैं जो क्या करते हैं, टीबी कराते हैं। तो जैसे उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टीबी वाले बैक्टीरिया को कि वो ग्रो करें और जाके टीबी करा दें, ठीक है। इसलिए जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती है, पहले से होने वाली डिजीजेस होती है, वो इम्यूनिटी को और कम कर देती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में रह रहे होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को करा सकते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ठीक है जी। तीसरा हो जाएगा जी एज, तीसरा क्लास क्या है, एज। अब हम इस तरह जो दो एज होते हैं जिसमें इंसान की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वो होती है जी मतलब न्यू डेट्स है, ये इन्फेंट्स है, और एक होते हैं ओल्डर, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने माँ का जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, तो उस वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतना अच्छी नहीं हुई, तो वो मोस्टली क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनके अंदर जो इम्यूनिटी है, डिफेंस मैकेनिज्म वो कम है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस उनकी निस्बत जो क्या होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनकी निस्बत इन में और इन न्यू डेट्स में और ओल्डर में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, चौथा पॉइंट, चौथा क्लास वो है एक्टिविटी, कौन सी, इनएक्टिविटी। देखें जी, अल्लाह ना करे कोई बंदा बीमार है तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब एक्सरसाइज करना या अपने आप को फिट रखना, वो उसकी कम हो जाएगा। जब उसकी फिजिकल एक्टिविटी किसी बंदे की कम हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, और इसी तरह उसके जो प्रोटीन होते हैं, हीलिंग प्रोटीन होते हैं, उनके जो बनना होता है वो भी कम हो जाता है। तो खुदा ना खास्ता किसी जगह ब्लड क्या हो जाए, अगर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाए तो वहाँ पे उस ब्लड के अंदर क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उससे
उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी और उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को फिट नहीं रख पा रहा, डाइट भी अच्छे नहीं ले रहा, और साथ में क्या कर रहा है वो, ना तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ना कोई फिटनेस कर रहा है, और ना ही कुछ हेल्दी डाइट ले रहा है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव में क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस और इनएडिक्वेट हाइड्रेशन। पॉइंट नंबर 5, पुअर न्यूट्रिशन और क्या है, हाइड्रेशन। अगर कोई बंदा अच्छे से माल न्यूट्रिशन है, मतलब उसको ना खुराक मिलती है लेकिन वो माल न्यूट्रिशन है, सही तरीके से नहीं मिलती, उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, गरीब बंदा है, अच्छा हेल्दी डाइट नहीं खा सकता, या फिर क्या है वो सुबह खाता है तो दिन में एक टाइम खाना खाता है, तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी नीड्स है वो मीट नहीं करती, तो इसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ना पानी भी सही तरीके से नहीं पीता, जैसे मतलब कि सुबह पी लिया फिर उसके बाद पानी नहीं पिया, अगर पानी पिया तो कौन सा पानी पिया, डायरेक्ट पानी या साफ पानी नहीं पिया, कितना पानी पिया, तो उससे क्या हो जाएगा, तो उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमजोर हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन में और पुअर हाइड्रेशन में तो उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी वो जो प्रोटीन है, हीलिंग प्रोटीन है, इवन की ओवर हाइड्रेशन में भी हीलिंग प्रोटीन जो होते हैं कम बनती है, इस वजह से इम्यूनिटी कम हो जाएगी और साथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्ट्रेस। पॉइंट नंबर 6 है जी इमोशनल कंडीशन है, और उसको कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। देखिए, जब हम जो स्ट्रेस में होता है, फिजिकल स्ट्रेस में ट्रॉमा वगैरह हो गया या फिर इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो उसके अंदर एक हार्मोन है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, इसका लेवल बढ़ जाता है। फिजिकल स्ट्रेस, ट्रॉमा या रोड साइड एक्सीडेंट हो गया या इमोशनली बंदा स्ट्रेस है, उसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और ये कॉर्टिसोल क्या कराता है, ये ना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कमजोर करता है, मतलब जो हीलिंग प्रोटीन है वो कम बनाता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी और साथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 6 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 7 है जी फटीग, थकावट। अच्छा, बंदा हमेशा ना फिजिकली इनएक्टिव रहता है, थका रहता है, थकावट की वजह से जो क्या होगा, जब उसको एक्सट्रीमली टायर्ड है और उसको डिजीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 है कि इन्वेसिव थेरेपी। इन्वेसिव थेरेपी नहीं, आप ऐसे बंदे, थेरेपी का मतलब होता है इलाज, इस तरह के इलाज कर रहे हो कोई चीज उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हो। ठीक है जी, जैसे हम क्या करते हैं, आईवी लाइन पास करते हैं, ठीक है जी, और ट्रैकियोस्टोमी करते हैं, मतलब एंडोट्रैकियल जो ईटीटी पास करते हैं ट्रैकिया में, और अगर ये खुदा ना खास्ता ये सही ना हो, अनहाइजीनिक हो, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन को आगे खुद कर रहे हैं, जैसे इंजेक्शन एंटर कर दिया और उसकी जो लीडर है एक बंदे को लगे, उसके बाद दूसरे बंदे को लगा दी, तो इसको क्या कहते हैं, हम इन्वेसिव थेरेपी में खुद भी इन्फेक्शन काज करा रहे हैं कि अगर वो लीडर को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, आईवी थेरेपी दे रहे हैं या फिर ईटीटी ट्यूब पास कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन आगे जा सकता है। अच्छा, उसके बाद होता है कुछ लोग ना बड़े एग्रेसिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को, स्पेशली वो एंटीबायोटिक यूज जो बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली वो एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, जब कोई बंदा ऐसे एंटीबायोटिक को बार बार यूज करेगा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होंगे, देखिए हमारे, मैंने अभी बताया था कि हमारे जो जीआईटी में ना 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह होते हैं, एक जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और दूसरे बेनिफिशियल। तो जब हम ना एंटीबायोटिक को ज्यादा यूज करते हैं और स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो है ना ब्लू वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पहले इनकी डेथ होती है, ठीक है जी, उसके बाद ये जो है ना रेड वाले, इनकी भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ, जो बेनिफिशियल है वो भी कम होते जाएंगे और हार्मफुल भी कम होते जाएंगे। हाँ, इनका जो बैलेंस होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें एंटीबायोटिक को भी क्या करना चाहिए, देख के यूज करना चाहिए और एक्सेसिव यूज भी नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्या हो सकता है, डोंट यूज द फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट है जी इनएडिक्वेट प्राइमरी और सेकेंडरी डिफेंस। अच्छा जी, आगे है जी 10th पॉइंट है, अगर आपके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हो गया, इनएडिक्वेट हो गया। प्राइमरी और ये कौन सी लाइन है, सेकेंडरी, जो डिफेंस है
वो क्या हो गया, इनएडिक्वेट हो गया। ठीक है जी, उसकी वो सही नहीं है। देखिए जो प्राइमरी इसका मतलब है फिजिकल बैरियर, आपकी स्किन वो डैमेज हो गई है। आपकी स्किन जो है ना एक फिजिकल बैरियर है, वो जो किसी भी पैथोजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी में एंटर होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में बेसमेंब्रेन हो गया, ये सारी चीजें। हाँ अगर ये डैमेज हो गया उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड तक पहुंच गया तो फिर सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है जिसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हिस्सा लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो भी अगर क्या है इनएडिक्वेट है, मतलब लीकोपीनिया हो गया, वो भी कम है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट कम हो गया, तो उससे आपको क्या हो जाएगी, ऑटोइम्यून डिजीज अगर हो गई है तो आपको जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर जाएगा। तो ये जो 10 पॉइंट है, क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इन्फेक्शन, या डिफाइन द इन्फेक्शन, व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फैक्टर्स दैट कैन कॉज द इन्फेक्शन एंड दैट कैन बी कॉजेटिव एजेंट फॉर द इन्फेक्शन। ठीक है, तो देखें इन्फेक्शन को अगर हमने पढ़ा, ओवरऑल लेक्चर को हम रिकैप करते हैं या समराइज करते हैं। तो व्हाट इज द इन्फेक्शन, अगर कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी को के अंदर एंटर होता है और अटैक करता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, सिकनेस या इलनेस आती है, तो इसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। और इसके खास सोर्सेज क्या है, इसके दो सोर्स है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो एंडोजिनस रहेगा, मतलब हम उसी इंसान के अंदर होगा, होस्ट के अंदर होगा, और वहां से क्या करेगा, और स्प्रेड करेगा और उसी बंदे को इन्फेक्शन काज करेगा। जैसे कि मैंने दो बताई थी, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस मेटस और स्ट्रेप्टोकोकस फिशियालिस। ठीक है, या फिर क्या होगा, एक्सोजिनस होगा। एक्सोजिनस का मतलब है या तो दूसरे इंसान से आएगा और फिर इंसान को इफेक्ट करेगा, या फिर क्या एनिमल से ह्यूमन की तरफ आएगा, या फिर क्या हो सकता है सॉइल से, वाटर से, तो किसी जगह से आके ह्यूमन को इफेक्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सोजिनस। अच्छा, उसके काज क्या है, काज इन्फेक्शन का ये होता है कि इम्यूनिटी को या डिफेंस मैकेनिज्म को कम कर सकता है। तो वो सारे काज जो डिफेंस मैकेनिज्म को कम करते हैं वो सारे इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा जो होगा ना, तो इंजरी होगी तो डिफेंस मैकेनिज्म कम होगा, और या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो गया, एज हो गया, इनएक्टिविटी हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, एंटीबायोटिक का एक्सेस, तो सॉरी पहले देखें, ट्रॉमा नंबर 1, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 2, एज स्पेसिफिकली कौन सी, यंग एज या ओल्ड एज। ठीक है, इनएक्टिविटी, मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से अगर उस बंदे की पुअर न्यूट्रिशन है, सही तरीके से अच्छा खाना नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन है, इनएडिक्वेट हाइड्रेशन है, सही तरीके से पानी नहीं पी रहा, डिहाइड्रेटेड हो गया, उसके बाद इमोशनल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है जिसकी वजह से कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद फटीग, बंदा थका थका आता है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव बंदा हो गया, और इन्वेसिव थेरेपी, मतलब हम आईवी लाइन पास करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करते हैं, या फिर हम इंजेक्शन देते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे जा सकते हैं। नहीं था जी, एंटीबायोटिक का फ्रीक्वेंट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का बार बार यूज और मिस यूज, तो ये भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, वो क्या हो जाए, इनएडिक्वेट हो जाए, यानी पहले प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म डैमेज हो जाए और उसके बाद क्या हो जाए, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म डैमेज हो जाए, तो उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज का टॉपिक हुआ, इंशाल्लाह कल हम इसको आगे से जो है ना, रूट्स ऑफ द इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की किस तरह एक इन्फेक्शन किस रूट के थ्रू आगे स्प्रेड करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट का टॉपिक है जो हमारा कल वाला, वो होगा रूट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ अपने आप लेक्चर को समराइज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला एक लेक्चर डिलीवर करेंगे। अल्लाह हाफिज। ले सकते हैं।